मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब तेजी से पूरे इलाके में फैलता दिखाई दे रहा है। हालात इतने जटिल हो चुके हैं कि कई देश सीधे इस टकराव का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिना चाहे इस संघर्ष के बीच फंसते चले जा रहे हैं। इस समय अगर किसी देश की स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है तो वह है इराक। इराक आज ऐसी परिस्थिति में खड़ा है जहां वह दोनों तरफ से हो रहे हमलों का सामना कर रहा है। एक तरफ ईरान और उसके समर्थित मिलिशिया समूह अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन हमलों के जवाब में इराक के भीतर ही मौजूद मिलिशिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि इराक धीरे धीरे इस पूरे संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है और देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव तब और बढ़ गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में टकराव का माहौल बन गया और ईरान तथा उससे जुड़े संगठनों ने अलग अलग जगहों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का असर अब सीधे इराक में दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में इराक के अलग अलग हिस्सों में कई बार ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य अमेरिका के सैन्य ठिकाने, दूतावास और उससे जुड़े हित रहे हैं, लेकिन इन हमलों का असर आम नागरिकों और इराक की आंतरिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। इराक की राजधानी बगदाद और उत्तरी शहर इरबिल इन हमलों का प्रमुख केंद्र बन गए हैं। खास तौर पर इरबिल, जो उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र की राजधानी है, वहाँ लगभग हर दिन ड्रोन हमलों की कोशिशें देखी जा रही हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि लोग सामान्य रूप से अपने काम में लगे होते हैं, कैफे या बाजारों में बैठे होते हैं और अचानक आसमान में ड्रोन की आवाज सुनाई देने लगती है। इसके बाद कुछ ही क्षणों में जोरदार विस्फोट की आवाज आती है और आसमान में धुएं का गुब्बार दिखाई देने लगता है। ऐसे हमलों ने पूरे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। इरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने इन हमलों का मुख्य निशाना बने हुए हैं, लेकिन कई बार ड्रोन हमलों का खतरा व्यावसायिक इलाकों और होटलों तक भी पहुंच जाता है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों के बीच चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटन, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन तकनीक की वजह से इन हमलों को पूरी तरह रोक पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी सेना ने इराक के कई इलाकों में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में बगदाद के दक्षिण में स्थित जुरफ अल सखर क्षेत्र भी शामिल है, जिसे ईरान समर्थित मिलिशिया का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसके अलावा उत्तरी इराक के कुछ हिस्सों और इराक सीरिया सीमा के पास स्थित अल कायम इलाके में भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों का उद्देश्य उन मिलिशिया समूहों को कमजोर करना बताया जा रहा है जो लगातार अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहे हैं। लेकिन इन कार्रवाइयों ने इराक की स्थिति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि यह सब इराक की जमीन पर हो रहा है और इराक की सरकार खुद को इस पूरे संघर्ष से अलग रखने की कोशिश कर रही है। इराक की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसके भीतर कई ताकतें एक साथ सक्रिय हैं। एक तरफ ईरान समर्थित सशस्त्र मिलिशिया समूह हैं जो खुद को क्षेत्रीय प्रतिरोध का हिस्सा बताते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के सैन्य ठिकाने और कूटनीतिक हित भी इराक में मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तरी इराक का कुर्द क्षेत्र अपनी अलग राजनीतिक और सैन्य स्थिति रखता है। ऐसे में इराक की जमीन कई अलग अलग ताकतों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। बगदाद की सरकार और इरबिल की कुर्द सरकार दोनों लगातार ये कह रही हैं कि उनके देश की जमीन को किसी भी तरह के क्षेत्रीय युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। लगातार हो रहे हमले और जवाबी कार्रवाई यह संकेत दे रहे हैं कि यह संघर्ष धीरे धीरे इराक के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। इस पूरे संघर्ष का सबसे गंभीर असर इराक की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इराक की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह तेल निर्यात पर निर्भर है। देश की अधिकांश सरकारी आय तेल बिक्री से ही आती है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, जहाजों की आवाजाही पर खतरे और ऊर्जा से जुड़े ढांचों पर हमलों के कारण तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो इराक के सामने एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराकी कुर्द अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही तेल निर्यात दोबारा शुरू नहीं हुआ तो अगले महीने से सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में भी समस्या आ सकती है। इराक में सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। लाखों परिवारों की आजीविका सरकारी वेतन पर निर्भर है।
ऐसे में अगर वेतन रुकता है तो देश के अंदर बड़े पैमाने पर असंतोष और विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। यह स्थिति पहले भी इराक में देखी जा चुकी है, जब आर्थिक संकट के कारण सड़कों पर बड़े आंदोलन हुए थे। स्थिति को संभालने के लिए बगदाद सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तरी कुर्द क्षेत्र से तुर्की तक जाने वाली तेल पाइपलाइन के जरिए निर्यात दोबारा शुरू किया जाए। यह पाइपलाइन किरकुक के तेल क्षेत्रों से तुर्की के जेहान बंदरगाह तक जाती है और इराक के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार चाहती है कि इस पाइपलाइन के जरिए रोजाना कम से कम 2.5 लाख बैरल तेल का निर्यात शुरू हो जाए, ताकि देश की आय का एक बड़ा स्रोत फिर से सक्रिय हो सके। लेकिन इस मुद्दे पर कुर्द नेतृत्व और केंद्रीय सरकार के बीच बातचीत अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इस बीच इराक के भीतर एक और समानांतर संघर्ष भी चल रहा है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया समूहों और अमेरिकी सेना के बीच लगभग रोजाना झड़पें हो रही हैं। ड्रोन और रॉकेट हमलों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका इन हमलों के जवाब में मिलिशिया ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान समर्थित समूहों ने उत्तरी इराक में मौजूद कुछ कुर्द संगठनों को भी निशाना बनाया है। इन संगठनों को ईरान विरोधी माना जाता है और उनका मुख्य आधार इराक के कुर्द इलाके में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इन कुर्द समूहों को समर्थन देने पर विचार कर रहा था, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह संघर्ष और भी जटिल हो सकता है, क्योंकि इससे इराक की जमीन से सीधे ईरान के अंदर कार्रवाई होने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ कुर्द नेताओं ने संकेत भी दिए हैं कि अगर उन्हें अमेरिकी समर्थन मिला तो वे ईरान के अंदर भी सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह के संकेत क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इराक इस समय कमजोर स्थिति में है। देश में फिलहाल एक अंतरिम सरकार काम कर रही है और स्थायी सरकार के गठन को लेकर लंबे समय से राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी के नामांकन का विरोध किया था, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अटक गई। मौजूदा समय में कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी देश की बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन उनके पास मिलिशिया समूहों को नियंत्रित करने के लिए सीमित शक्तियां हैं। यही वजह है कि कई बार सरकार चाहकर भी इन समूहों की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पाती। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में यह युद्ध लंबा खींचता है तो इराक के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और मिलिशिया समूहों की बढ़ती गतिविधियां मिलकर देश की स्थिरता को गंभीर खतरे में डाल सकती हैं। इराक ने पिछले कई वर्षों में काफी संघर्षों और चुनौतियों के बाद कुछ हद तक स्थिरता हासिल की थी। ISIS के खिलाफ लंबे युद्ध, आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के बाद देश धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते क्षेत्रीय टकराव ने उस स्थिरता को फिर से खतरे में डाल दिया है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो इराक एक बार फिर बड़े संकट के दौर में प्रवेश कर सकता है। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि यह संकट केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर डाल सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर इराक पूरी तरह इस संघर्ष में फंस जाता है तो इसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर पड़ सकता है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इराक इस बढ़ते टकराव से खुद को बचा पाएगा, या फिर वह मिडिल ईस्ट के इस बड़े युद्ध का अगला बड़ा मैदान बन जाएगा। ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।